हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। जनरली स्टूडेंट्स चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक को बहुत ही डिफिकल्ट पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। इन लेक्चर्स को देखने के बाद में आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इजीली टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आप किसी बुक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप चाहे किसी कोचिंग के मटेरियल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, आप बहुत इजीली टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखें। चाहे इस वीडियो के 2 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर हैं, जितने भी इसके लेक्चर हैं आप सारे लेक्चर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे इस टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करूंगा, उसके बाद में मैं बेसिक लेवल के एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को मिलने क्या वाला है। तो बेसिकली इस चैप्टर के हाइलाइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और मैं यहां पे आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक मेथड सिखाऊंगा, उस मेथड को फॉलो करके आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी में क्या डिस्कस करेंगे, एक मेथड डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोगों को टू ब्लॉक प्रॉब्लम सोल्व करना है। उसके बाद में हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक लेवल के। क्यों जरूरी है बेसिक लेवल के क्वेश्चन सोल्व करना, जिससे आपको आपकी इस टॉपिक को लेके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके बाद में हम लोग कॉन्सेप्चुअल दिमाग वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पे आपका दिमाग लगेगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे जेई मेन एंड नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो वीडियो है आपने हमारे लिए बनाया, नीट के लिए बनाया है, तो हम जेई मेन के क्वेश्चन क्यों डिस्कस करें। तो देखो, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, अगर आपने नीट 2025 का पेपर देखा है, आपने देखा है नीट का फिजिक्स का पेपर कैसा आया था, नीट 2025 में कितना टफ पेपर आया था। और ये किसने बनाया है, एनटीए ने। किसने बनाया है, एनटीए ने। और एनटीए ही किसकी एग्जाम करवाता है, जेई मेन की एग्जाम कौन करवाता है, एनटीए। तो अगर ऐसा ना हो कि अगले 2026 में एनटीए जेई मेन के क्वेश्चन दे दे, क्योंकि जेई मेन के तो बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है कि एनटीए जो है वो जेई मेन के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अब जब आप जेई मेन लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर लगेगा कि हाँ, मुझे इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को ये जो टॉपिक मैं यहां पे पढ़ाऊंगा, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, उसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स के साथ में नोट्स की पीडीएफ आपको इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से मतलब जब चाहे जब रिवाइज कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब के नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे सारी अपडेट मिलेंगी। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक ब्लॉक होता है, जैसे मान लो यहां पे ये ब्लॉक ए है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा होता है। ठीक है। अब यहां पे जो ब्लॉक ए है और जो ग्राउंड सरफेस है वो स्मूथ है, और यहां पे ए एंड बी के बीच में ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। तो इसका यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है ए और ग्राउंड के बीच में ये सरफेस स्मूथ है। अब बेसिकली क्या होता है कि इनमें से किन्हीं भी एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया जाता है। जैसे आपको अभी ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पे किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कि पहला क्वेश्चन तो यहां पे यही होता है कि फॉर अप्लाइड फोर्स लाइक जो ये फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फॉर द अप्लाई फोर्स वी हैव टू चेक that both blocks are moving
टुगेदर और दे आर मूविंग सेपरेटली। तो यह हमें यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि हमने नीचे वाले ब्लॉक पे एक फोर्स F लगाया, तो जब इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ में चलेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। एक तो हमें ये बताना होता है कि चेक करो कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, और अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं तो उनका अलग अलग एक्सेलरेशन क्या है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जैसे मान लो इस प्रॉब्लम में बात करें हम लोग, तो यहां पे इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो जब ये सिस्टम चलेगा तो किसी एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और किसी एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हमें वो फ्रिक्शन बताना होता है और उसकी डायरेक्शन बतानी होती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में बेसिकली 4 केसेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 केसेस यहां पे बन सकते हैं। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो पहला है कि इसके अंदर बोला है कि व्हेन ग्राउंड सरफेस इज स्मूथ। सो बेसिकली टू ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दैट इज ए और बी के बीच में तो फ्रिक्शन हमेशा होगा ही। अब यहां पे ये जो सरफेस है ए और ग्राउंड सरफेस, ये वाले सरफेस स्मूथ है, लेकिन इस वाले केस में आप लोग देख सकते हैं केस 1 के अंदर जो ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, ये नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाली सरफेस स्मूथ है ए और ग्राउंड के बीच में, यहां पे ए और बी के बीच में यहां पे फ्रिक्शन है, लेकिन अब जो फोर्स लगाया जा रहा है ये बी ब्लॉक पे लगाया जा रहा है। तो अब इन दोनों केसेस में हमें वो दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। अगर साथ में चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर अलग अलग चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा। साथ में हमें यहाँ पे इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ईच ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। दूसरा है जो थर्ड एंड फोर्थ केस है, बेसिकली ये नीट में नहीं पूछा जाता, आईआईटी के अंदर ये ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि यहां पे अब ग्राउंड और ए के बीच में भी फ्रिक्शन है। जैसे मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका μ1 है और ए और बी के बीच में ये जो सरफेस है यहां तो फ्रिक्शन होगा ही। अब यहां पे नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रखा है, इस केस में ग्राउंड और ए के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 दिया हुआ है, और यहां पे दोनों सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 दिया हुआ है। अब इस केस में ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है और सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा एडिशन ये हो जाता है कि हमें यहां पे इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन पता लगाना होता है कि ए और बी के बीच में जो सरफेस है वहां पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इन 4 केसेस के ऊपर ही मेजरली यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम आप लोगों को कैसे सोल्व करनी है। तो बेसिकली मैं यहां पे एक आप लोगों को एक मेथड सिखाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उस मेथड को अप्लाई कर रही है, आपका 100% उससे आंसर आएगा। ठीक है। अब उस मेथड को फॉलो करने के लिए यहां पे हम लोग कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे कि आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। तो बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, पहले मैं वो स्टेप्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में आप लोगों को वो स्टेप्स किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वही स्टेप्स फॉलो करनी है। ठीक है। हम पहले स्टेप्स देखते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे इससे रिलेटेड। तो अब हम लोग यहां पे कोई भी एक केस ले लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला केस है, इसको हम लोग इसको कंसीडर करके हम लोग अपनी स्टेप लिखेंगे यहां पे। ओके, तो हेडिंग में यहां पे लिख देता हूं स्टेप्स टू सोल्व टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ओके, तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि जैसे मान लो
हम ये वाला केस उठा लेते हैं। इस वाले केस में क्या हो रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, नीचे वाले ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। फ्रिक्शन यहाँ पे केवल किसके बीच में है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज ये कर लेते हैं कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पे, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोग म्यू एस एंड म्यू के मान लेते हैं। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब हम लोग यहां पे स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन ईच सरफेस। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहां पे ईच सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो यहां पे नॉर्मल हम लोग n1 मान लेते हैं, यहां पे नॉर्मल हम लोग n2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा n1 और यहां पे नॉर्मल हो जाएगा n2, ठीक है। अब n1 और n2 की आपने पहले प्रैक्टिस करी होगी, मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। तो n2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी m2z एंड n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी m1 प्लस m2z। ये हमने सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करना है कि आपको ईच सरफेस के ऊपर नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली नॉर्मल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो ये इस वाले सरफेस पे अगर नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए इस सरफेस के ऊपर कितना मास है, इस सरफेस के ऊपर m2 मास है, तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा m2z। अगर मान लो आपको इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो देखिए इस सरफेस के ऊपर कितना मास है, इस सरफेस के ऊपर m1 प्लस m2 मास है, तो m1 प्लस m2z हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल n1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं स्टेप 2। फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्टिंग एट ईच सरफेस। फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्टिंग ईच सरफेस। तो अगर हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये वाली सरफेस तो स्मूथ है, तो यहां का म्यू 0 है, तो यहां पे कोई भी लिमिटिंग नहीं होगा। ये वाली सरफेस रफ है तो हम लोग यहां का लिमिटिंग निकालेंगे और यहां का लिमिटिंग मान लेते हैं कितना है FL। तो यहां का लिमिटिंग जो मैंने बोल दिया, यहां का लिमिटिंग मैं बोल रहा हूं FL। सो बेसिकली हम लोग लिमिटिंग निकालेंगे यहां का, तो F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू S इंटू N2, दैट इज सरफेस बिटवीन A एंड B, सरफेस बिटवीन A एंड B। तो यहां का लिमिटिंग कितना हो जाएगा म्यू S इंटू N2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, सो F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू S M2Z, म्यू S M2Z, ओके। तो ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। हो सकता है कि आप लोगों को ये स्टेप्स कुछ लेंथी लगे, लेकिन आप यकीन करिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे या आप स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम्पल भी इसके ऊपर सोल्व कर लेंगे ना, तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें 2 ब्लॉक प्रॉब्लम किस तरीके से करनी है। अभी आपको स्टेप्स लंबी लगेंगी क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में क्या करना है, कंसिडर बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। कंसिडर बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अब हम लोग यहां पे मानेंगे कि हमारे दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। जैसे मान लो ये दोनों ब्लॉक्स हैं, अभी मैं इसको हटा देता हूं यहां पे। अब मान लो ये जब फोर्स लगाया जा रहा है तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहां पे दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना है A, ठीक है। अब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन यहां पे A है। तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो हम इस पूरे सिस्टम पे अगर देखें तो इस पूरे सिस्टम पे ये एक्सटर्नल फोर्स कितना है F। तो हम इस पूरे सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो यहां पे दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे, नेट फोर्स
डिवाइडेड बाई टोटल मास, और एक्सेलरेशन हो जाएगा F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन हो गया, इसी से दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अब देखो, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना ईच ब्लॉक के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना नहीं आता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर हम लोग यहां पे M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, जैसे मान लो हम लोग यहां पे M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इधर बना लेते हैं, कि जैसे मान लो इधर बना लेते हैं। चलो, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि हम लोग M2 के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। अब देखो, अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएं तो M2 पे नीचे लग रहा है M2G, ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल N2, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस वाली डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक बी है, इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में कितना है, ए। तो हमारा जो ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, ए। ब्लॉक बी का मास m2 है, तो अब इसका एक्सेलरेशन ए है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा, तो ये वाला नॉर्मल इस m2g को बैलेंस कर देगा। अब सवाल ये है कि इस ब्लॉक M2 के पास में इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहां से आया, इसको कौन चला रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब इसको चला रहा है फ्रिक्शन। ये इस ब्लॉक के ऊपर इस वाली डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक के पास इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया है। ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमें यहां से क्या पता चला कि M2 के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी राइट साइड में। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, तो अगर M2 पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस राइट डायरेक्शन में है, तो M1 के ऊपर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी इधर की तरफ, और M2 के अंदर ऊपर होगी इधर की तरफ। तो अब हमने यहां पे इस थर्ड स्टेप के अंदर फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी निकाल ली। तो M2 के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस वाली डायरेक्शन में, और M1 के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की वाली डायरेक्शन में। तो ये थर्ड स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4, कैलकुलेट फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स। अब हमें क्या करना है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उस फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जैसे मान लो हम लोग ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम यहां से ले लेते हैं, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम, आप किसी से भी फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग यहां पे FBD बनाते हैं M2 का, तो हमने M2 का FBD बनाया जिसमें N2 ऊपर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है, और इस वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है, ये M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं बेसिकली। तो अगर यहां पे हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे N2 इज इक्वल टू M2G, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो बॉडी है, ये जो M2 है, ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो ये ए एक्सेलरेशन से क्यों चल रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो इस ब्लॉक के पास में जो F नेट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है, और वो F नेट क्या है, फ्रिक्शन। तो इस वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन इज इक्वल टू M2A, ठीक है। तो ये हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। आप लोग चाहें तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है आप लोग M1 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, M1 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हम लोग यहां पे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पे देखिए आप लोग, ठीक है। अभी देखो, तो M1 पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लग रहा है, ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है इस तरीके से, इसके ऊपर ये नॉर्मल N1 है ग्राउंड से, और ये हमारा क्या हो जाएगा M1,
जी, m1g, और एक इसके ऊपर n2 भी लगेगा ऊपर से, इसके ऊपर क्या लगेगा n2। क्यों? क्योंकि अगर इस m1 ने इस m2 को ऊपर की तरफ n2 लगाया है तो ये m2 m1 पे नीचे की तरफ n2 भी तो लगाएगा। तो देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि n1 इज इक्वल टू m1g प्लस n2। ओके, so n1 is equal to m1g and what is the value of n2? m2g. So now you can see that n is equal to m1 plus m2g। ये तो हो गई नॉर्मल की वैल्यू। अब देखो यहां पे ये जो ब्लॉक A है या जो m1 ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? A। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन A है तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा? F माइनस एफ आर, बिकॉज इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स लगता है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? F माइनस एफ आर इज इक्वल टू m1a। तो यहां पे A, यहां पे हमारा एफ आर इज इक्वल टू F माइनस m1a। तो यहां से भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं? फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट होता है जब आप m2 से निकालते हैं और m1 से निकालते हैं। तो अगर आप m1 से निकालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2-3 स्टेप फालतू लग रही है, और एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी स्टेप फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जो स्टेप फॉलो, जो सबसे छोटी स्टेप होती है वो फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम के अंदर टाइम बचता है। तो मैं बोलूंगा कि आप इसी से इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें। ठीक है, ये हो गया स्टेप 4। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट स्टेप पे जो कि है स्टेप 5। अब ये स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करेंगे कंपेयर एफ आर विथ एफ लिमिटिंग बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो फ्रिक्शन निकाला है, हम लोगों ने जो फ्रिक्शन निकाला यहां पे, इस फ्रिक्शन को हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे, लिमिटिंग के साथ में। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो केस बनते हैं। केस 1 हम कंपेयर करेंगे केस 1। ठीक है, केस 1 में if this friction is less than equals to F limiting, if this friction is less than equals to F limiting, then both the blocks will move together with common acceleration. Both the blocks will move together with common acceleration. And what is that common acceleration which we have calculated in step 3? That is A is equal to F divided by m1 plus m2, F divided by m1 plus m2। अब अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि सर ये आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखा, तो ये आपको पहले सिखाया गया है। ठीक है, यहां पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स, इस पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो इस पूरे सिस्टम में ये दोनों फ्रिक्शन है, ये इंटरनल फोर्स है जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स केवल क्या बचा यहाँ पे? F। इसी की वजह से पूरे सिस्टम के पास में एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? केस 1 के अंदर इस FR को कंपेयर करेंगे लिमिटिंग के साथ। अगर ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में, ये लिमिटिंग के इक्वल या उससे कम है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। एंड फ्रिक्शन, अब दोनों ब्लॉक अगर साथ में चल रहे हैं तो देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहां पे दोनों सरफेस के बीच में, दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है। उसके पास ऑप्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक लगने का, और जब तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक लगेगा तब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। ठीक है, द फ्रिक्शन which is acting here is static friction,
अब ये भी जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये सवाल भी पूछा जाता है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या वो स्टैटिक है, क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर निकाली है Fr, वही होगी M2A। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, फ्रिक्शन की। ठीक है, अब हम केस 2 की चर्चा करेंगे। तो बेसिकली केस 1 में हमने क्या देखा कि जब दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो F लिमिटिंग से कम और उसके इक्वल है तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन। ये हमने केस 1 में देखा। अब केस 1 में अगर आप लोगों ने जो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन निकाला है, अगर उस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, इफ अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा आ जाती है, अगर आपने दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन निकाला है अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा आ जाती है, उस केस में हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। हम यहां पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। अगर दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। और अगर दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा एंड विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, और दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। और अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा सो रिलेटिव स्लाइडिंग विल बी देयर बिटवीन ब्लॉक्स। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग है तो अब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना होता है, म्यू के इंटू एन। और उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इस पर्टिकुलर केस में हमारा एन कौन सा लेंगे हम लोग, यहां पे आप देख सकते हैं कि एन कौन सा लेंगे हम लोग, N2 लेंगे। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग N2। अब देखो, अब दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है हमें पता लग गया, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, उस काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी पता है। तो उस काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हम लोग कितना निकाल लिए, म्यू के इंटू N2। अब हमें पता है दोनों ब्लॉक्स पे ये फोर्स लग रहा है तो हम दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो जैसे नीचे वाले ब्लॉक पे हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो पीछे की तरफ होगी और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और ऊपर वाला ब्लॉक जो है उस पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो आगे की तरफ होगी और वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया A2 है और इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया कितना है, A1। तो अब इस M2 के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग डिवाइडेड बाई मास ऑफ 2। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, A1 इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग F माइनस F के डिवाइडेड बाई M1। इस तरीके से हम दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल लूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग सारी स्टेप्स को एक बार फिर से रिवाइज करें। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है अभी तक तो इसको प्रॉपर नोटबुक में लिखें और एक बार सारी स्टेप्स को गो थ्रू करें। उसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में एक 2 ब्लॉक सिस्टम है। नीचे वाला मास 3 kg मास है, ऊपर वाला मास 2 kg मास है। यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इस सिस्टम के ऊपर F। इनके बीच में जो सरफेस है वो रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट यहां पे म्यू इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। और A और ग्राउंड के बीच में जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। तो बेसिकली इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं जो कि हमें सोल्व करना है कि एक बार हमें ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू 20 न्यूटन लेनी है और दूसरी बार इसकी वैल्यू हमें लेनी है 40 न्यूटन। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या निकालना है, चेक करना है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। साथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन क्या है, और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है।
ये हमें यहां पे निकालना है। अब यहां पे एक चीज देखिए आप कि ये जो ए और बी के बीच में जो रफ सरफेस दी है इसके लिए म्यू दिया हुआ है, केवल म्यू लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 1/2। यहां पे म्यू एस और म्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हम म्यू एस भी इसी को मानेंगे, म्यू के भी इसी को मानेंगे। ठीक है, आप लोगों को आगे के लिए भी ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में केवल म्यू दिया है इसका मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसी को समझना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपको उसी को समझना है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे केस 1 उठाते हैं, केस 1 की बात करेंगे बेसिकली। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला पार्ट सोल्व करेंगे जिसमें हम लोग F इज इक्वल टू कितना लेंगे, 20 न्यूटन, 40 नहीं 20 न्यूटन। ये पहला पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे, और ये जो फोर्स है ये कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, अब देखो सबसे पहली स्टेप हमें क्या करनी है कि हमें यहां पे नॉर्मल निकालना है, यहां पे नॉर्मल निकालना है। तो देखो यहां का नॉर्मल आप लोग मान लो कि यहां का नॉर्मल है n1 और यहां का नॉर्मल है n2। देखो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो n1 हमारा कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, एंड n2 हमारा हो जाएगा 20 न्यूटन। क्योंकि देखो इस वाले सरफेस के ऊपर 5 kg मास रखा हुआ है तो 50 न्यूटन, और n2 के लिए इस वाले सरफेस के ऊपर 2 kg मास रखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड अगर स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि अब दोनों सरफेस पे हमें लिमिटिंग निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तो यहाँ का लिमिटिंग निकाल लेंगे हम लोग। और यहाँ का लिमिटिंग कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू n2। तो म्यू कितना है 1/2 इंटू n2 कितना है 20, तो ये हमारा आ जाएगा 10 न्यूटन। ये एफ लिमिटिंग हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा हम मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। तो दोनों ब्लॉक अगर साथ में चल रहे हैं यहाँ पे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, साथ में होगा। तो चलो मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ये जो डायग्राम है ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी के अंदर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। अब दोनों ब्लॉक अगर साथ में चल रहे हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पे देखो 20 न्यूटन लग रहा है। अब दोनों ब्लॉक इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, इस बी को इस वाले डायरेक्शन में कौन चला रहा है भाई, फ्रिक्शन चला रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब क्या होगा, हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाली, यहाँ पे ये एफ आर इधर लग रहा है और ये एफ आर इधर लग रहा है। अब दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन, तो अगर फ्रिक्शन देखें तो इस ब्लॉक इस सिस्टम के लिए ये फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन को कैंसिल कर देगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इस पूरे सिस्टम पे देखें तो ये 20 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, f/5, दैट इज 20/5 एंड दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग इस फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं जहां पे हमें क्या करना है, किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बी से निकाल लेते हैं, 2 kg ब्लॉक से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला 2 kg वाला ब्लॉक इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका हम लोग ए, और ए की वैल्यू कितनी है 4। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए बी। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू m कितना है, सॉरी m, यहाँ पे हम लोग एम बी नहीं होगा, एम बी और ये ए होगा। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप के अंदर। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो फ्रिक्शन निकाला है 8 न्यूटन, इसको हम लोग लिमिटिंग के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारा फ्रिक्शन कितना है 8 न्यूटन, एफ लिमिटिंग कितना है 10 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फ्रिक्शन है ये लेस देन एफ लिमिटिंग है। अगर ये फ्रिक्शन लेस देन एफ लिमिटिंग है इसका मतलब ये है कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर।
एंड अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना हमने यहां पे एक्स कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उनके बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो इतना ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक्टिंग फ्रिक्शन, सो दो ये फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों है स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। तो यहां पे इस फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 8 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 न्यूटन। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट केस है ये सोल्व कर लिया, जिसमें हमने ये लगाया कि जब इस पूरे सिस्टम के ऊपर इस फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है, तब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और दोनों के बीच में फ्रिक्शन निकाल लिया और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है वो भी निकाल लिया। अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे। यहां पे ये केस 1 हो गया ना सॉल्यूशन में। अब हम लोग बात करेंगे 2 की बात करेंगे। यहां पे 2 में हम लोग F कितना ले रहे हैं? 40 न्यूटन। कितना ले रहे हैं? 40 न्यूटन। अब देखो, अब ये जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है हम लोग डायरेक्ट थर्ड स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फिर से N1 N2 एंड F लिमिटिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हम मानेंगे कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं? साथ में चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि दोनों ब्लॉक, डायरेक्ट थर्ड स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कि दोनों ब्लॉक जो है यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, और ये जो फोर्स है ये फोर्स है 40 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सिस्टम की बात करें तो ये फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन को कैंसिल कर देगा, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स है 40 न्यूटन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब हमें ये जो फ्रिक्शन है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसके लिए हम लोग ये जो हमारे पास ब्लॉक बी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो हमें दिख रहा है कि इस वाले फोर्स की वजह से इसके पास में ये एक एक्सेलरेशन आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो हमारा फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम बी इंटू ए। फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 8, दैट इज 16 न्यूटन। ये हमने इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन निकाल लिया। अब देखो, ये वाला जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है ये बड़ा है एफ लिमिटिंग से, क्योंकि एफ लिमिटिंग की वैल्यू तो केवल 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। तो अब हमें यहाँ पे ये फोर्थ स्टेप हो गई ना हमारी। अब हम ये फिफ्थ स्टेप, अब ये जो फ्रिक्शन है ये ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग है। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग separately, both the blocks are moving separately and relative motion is there. Because both are moving separately, relative motion is there. तो अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये कौन सा फ्रिक्शन होगा भाई? ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू एन। What is the value of mu k? N2 1/2. What is the value of N2? That is 20. So ये हमारा आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। अब हम लोग यहाँ पे A और B दोनों का क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। A और B दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होगा, तो दोनों का हम लोग अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये B का हो जाएगा, ये A का हो जाएगा। मान लो कि जो B है वो ए बी एक्सेलरेशन से चल रहा है और ये यहाँ पे किससे चल रहा है? ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब हमें इसमें चेंज करने की जरूरत है कि जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ से और क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये एफ के जो कि 10 न्यूटन है और यहाँ पे भी एफ के जो कि 10 न्यूटन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन लिख देंगे। ए बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? एम बी इंटू एम ए बी हो जाएगा हमारा एफ के बाई एम बी, एफ के बाई एम बी। सो ए बी इज इक्वल टू 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारा आ जाएगा
एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम ए। आई होप आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको कि ये एक्सेलरेशन कैसे लिखा। देखो इस ए ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, इधर 40 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, तो नेट कितना आएगा 30। तो हम लोग कितना लिखेंगे 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक्सेलरेशन ए का निकाल लिया, एक्सेलरेशन बी का निकाल लिया। अब इनके बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, इनके बीच में फ्रिक्शन पहले निकाल चुके हैं कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें हमने दो केसेस डिस्कस किए। पहले केस में जब अप्लाइड फोर्स केवल 20 न्यूटन है तब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन निकाला। फिर उसके बाद में हमने जब अप्लाइड फोर्स बढ़ा के 40 न्यूटन कर दिया, उसके बाद में हमने क्या किया एक्सेलरेशन निकाला, चेक किया कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाला, उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन निकाला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इस एग्जाम्पल को सोल्व करें, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखें। ओके, अभी हम लोग सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया जा रहा है 2 kg के ऊपर। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि फोर्स हमने यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया था। अगेन हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि इस गिवन सिस्टम के लिए ये जो फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कितना ले रहे हैं 30 न्यूटन। इस 30 न्यूटन के लिए क्या दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा, और दोनों ब्लॉक अगर अलग अलग चलेंगे तो उनका अलग अलग इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना होगा। साथ में हमें यहाँ पे ये भी बताना है कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन कितना होगा। तो चलो हम लोग इसको सोल्व करते हैं और सेम वही चीजें फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम इन दोनों सरफेस पे यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मान लो कि नीचे वाली सरफेस पे नॉर्मल n1 है, ऊपर वाली सरफेस पे नॉर्मल n2 है। तो जैसे हमने ऊपर देखा है यहाँ पे n2 की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन और n1 की वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन। ठीक है, सेकेंड हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग ईच सरफेस के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है तो यहाँ पे तो लिमिटिंग की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये वाली सरफेस स्मूथ है। तो हम जो दोनों ब्लॉक के बीच में ए और बी के बीच में जो सरफेस है वहां पे लिमिटिंग निकाल लेते हैं। तो एफ लिमिटिंग निकालने के लिए हम एफ लिमिटिंग क्या होता है म्यू इंटू एन। अब एन हम लोग कहाँ का लेंगे क्योंकि यहाँ का लिमिटिंग निकाल रहे हैं तो इसी सरफेस का नॉर्मल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन एन टू। ओके, तो देखो ये वाली चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जिस सरफेस पे लिमिटिंग निकाल रहे हैं ना, हम लोग उसी सरफेस पे जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है वो नॉर्मल लेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा लिमिटिंग कितना आ जाएगा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू नॉर्मल n2 की वैल्यू कितनी है 20 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी उस सरफेस पे। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या बोलते हैं कि assume consider both the blocks are moving together with a acceleration। now अब हमें ये कंसिडर करना है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है ए एक्सेलरेशन है। तो अब इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा फिर से बना लेते हैं। अब यहां पे देखो आप लोग, तो जैसे ये वाली सरफेस तो स्मूथ है, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू 30 न्यूटन है। अब हम लोग मान लेते हैं कि अब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और दोनों का साथ में एक्सेलरेशन कितना है ए। इसका मतलब ऊपर वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, नीचे वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब देखो ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर फोर्स 30 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले ब्लॉक पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अब हमें यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बतानी है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। अब आप लोग खुद से एक सवाल पूछो कि ये जो दोनों ब्लॉक मिलके
साथ में इस वाले डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। इसका मतलब इस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए है इस डायरेक्शन में, और ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए है। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि चलो भाई बी ब्लॉक तो इस वाले डायरेक्शन में इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में, इसलिए बी ब्लॉक चल रहा है। लेकिन ए ब्लॉक को कौन चला रहा है इस वाले डायरेक्शन में? ए ब्लॉक को इस वाले डायरेक्शन में कौन चला रहा है? आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने ये माना ना कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो ए को इस वाले डायरेक्शन में जो फोर्स चला रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स चला रहा है। इसका मतलब यहां पे ये है कि ए के ऊपर इस वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और बी के ऊपर यहां पे पीछे वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो ये हमने किसकी डायरेक्शन निकाल ली? फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल ली कि चलो भाई इस 3 kg पे तो इधर वाली डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और 2 kg पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे वाले डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन कितना होगा? तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखना चाहें यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 30। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पूरे को सिस्टम माने तो ये वाला फ्रिक्शन इस वाले फ्रिक्शन को कैंसिल कर देगा, इंटरनल फोर्सेस। तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, दैट इज कितना हो जाएगा? 30/5 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का। अब हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे क्या है कि हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इस फ्रिक्शन की वैल्यू आप कोई भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हैं, कोई भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के। जैसे मैं यहाँ पे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ये ए है। ए पे इस वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है और ए का साथ में एक्सेलरेशन कितना है? ए इज इक्वल टू 6, ये ब्लॉक ए है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखेंगे? आप लोग देख सकते हैं कि इस ए के पास में ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये केवल इस फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू मास ऑफ ए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? व्हाट इज मास ऑफ ए? 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ए इज 6, सो कितना आ जाएगा? 18 न्यूटन। अब आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में हमने जो फ्रिक्शन कैलकुलेट किया वो 18 न्यूटन आ रहा है, और ये जो 18 न्यूटन है ये लिमिटिंग से बड़ा है। अगर 18 न्यूटन लिमिटिंग से बड़ा है इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या कंपेयर किया कि जो ये फ्रिक्शन है, ये जो 18 न्यूटन फ्रिक्शन है ये ग्रेटर देन है एफ लिमिटिंग से। ये जो फ्रिक्शन है 18 न्यूटन ये ग्रेटर देन है एफ लिमिटिंग से, क्योंकि एफ लिमिटिंग तो हमारा कितना है? केवल 10 न्यूटन है एफ लिमिटिंग। इसका मतलब हम लोग यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? बोथ द ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली एंड जो फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच में वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अगर दोनों ब्लॉक साथ अलग अलग चल रहे हैं यहां पे तो उनके बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू N2 इस वाले केस में, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो इन दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है। तो अगर इन दोनों सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो हम लोग यही का नॉर्मल लेंगे। सो म्यू कितना है? 1/2 इंटू नॉर्मल कितना है? 20। तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 10 न्यूटन। अब हम लोग दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फिर से, और ये फोर्स शो करते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे जैसे ये बी है और ये वाला हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, ए। और ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है,
एफ के इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड दिस इज एफ के इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखो इस बी ब्लॉक की अगर बात करें तो बी ब्लॉक पे इस वाले डायरेक्शन में 30 न्यूटन लग रहा है, पीछे वाले डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं कितना है, ए बी। ठीक है, इस वाले ब्लॉक ए ब्लॉक की बात करें तो इस पे एक ही फ्रिक्शन एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितना है 10 न्यूटन। तो अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है हमारे पास ए बी और इसका एक्सेलरेशन है हमारे पास ए ए, सो ए बी हम लोग क्या लिखेंगे 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। सो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लिया। बहुत ही सिंपल स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करनी है। ठीक है, तो पहली स्टेप आप लोगों को क्या फॉलो करनी है यहाँ पे कि पहले तो दोनों सरफेस पे नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल निकालते ही उसके बाद में हमने जिन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे लिमिटिंग निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक साथ में कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन है कि इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है 5, नेट फोर्स कितना है 30, तो हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अब हम लोग किसी भी एक ब्लॉक को मान के ये जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन निकाल लेंगे कि ये फ्रिक्शन कितना है। तो हमने ये वाला फ्रिक्शन निकाल लिया यहाँ पे, जो हमारा कितना निकल के आया था 18 न्यूटन। अब हम लोग इस 18 न्यूटन को लिमिटिंग से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चला कि ये 18 न्यूटन जो लिमिटिंग है 10 न्यूटन उससे ज्यादा है। अगर ये उससे ज्यादा है 10 न्यूटन से, तो अब इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, और दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो हम लोग फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना के दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करनी है टू ब्लॉक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो ये दोनों एग्जाम्पल पहले आप थ्योरी अच्छे से देखिए, उसके बाद में इन दोनों एग्जाम्पल को खुद से सोल्व करिए। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा उसको खुद से सोल्व करने का ट्राई करिए। फिर आप जहां पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग के मटेरियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे जाइए, टू ब्लॉक प्रॉब्लम उठाइए और उसको सोल्व करिए, फिर देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, ओके, अभी हम लोग थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमने अगेन दो ब्लॉक लिए हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है कि अभी भी इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले ब्लॉक पे ही फोर्स लग रहा है, बट चेंज यहां पे क्या किया गया है, यहां पे मैंने म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों अलग अलग लिया है। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये सिखाऊंगा कि जब म्यू एस और म्यू के दोनों अलग अलग दिए हुए हों तब आप क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अगेन हमारी वही स्टेप है, पहली स्टेप, और यहां पे ग्राउंड और इस ए के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है। अब हमारी फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। पहली स्टेप क्या है भाई बताओ, कि पहले हम लोग नॉर्मल निकालेंगे ईच सरफेस के ऊपर। तो मान लेते हैं कि नीचे वाली सरफेस के ऊपर नॉर्मल n1 है, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर नॉर्मल n2 है। ठीक है, तो अब n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 हमारा हो जाएगा, पहले n2 लिख लेते हैं, n2 हमारा हो जाएगा 100 न्यूटन और n1 हमारा हो जाएगा 500 न्यूटन। n1 हमारा कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। ओके, तो ये हमारी n1 और n2 की वैल्यू हो गई। उसके बाद में सेकंड हम लोग लिमिटिंग निकालते हैं। तो इस वाले सरफेस पे तो कोई भी लिमिटिंग नहीं होगा, लिमिटिंग होगा यहाँ पे ए और बी के बीच में जो सरफेस है वहां पे लिमिटिंग होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू, अब एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। और एफ काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अब हम एफ लिमिटिंग निकाल लेंगे। तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू n2, म्यू एस कितना है 0.6 इंटू n2 की वैल्यू कितनी है 100, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 60 न्यूटन। हमारा कितना निकल के आ जाएगा 60 न्यूटन, ये हमारा लिमिटिंग निकल के आ गया।
अब हम लोग थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं कि एज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस के टाइम पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ताकि अगर आप लोग नोट्स बनाओ नोटबुक के अंदर तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे वहां पे, ठीक है। अब हम लोग मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अब देखो हम लोग ये सिस्टम फिर से बना लेते हैं यहां पे, ओके। अब मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। अब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। अब आप लोग खुद यहां पे सोचो और बताओ कि ए वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा और बी वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं कि ए वाले जो ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और बी वाला जो ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब इस पूरे को हम लोग एक सिस्टम मानेंगे और एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो अगर इस पूरे को एक सिस्टम मानेंगे तो ये वाला फ्रिक्शन इस वाले को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है और इस सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 100 न्यूटन है। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे यहां पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई 50 टोटल मास है, सो 100 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे फोर्थ स्टेप में। सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा फोर्थ स्टेप में, फ्रिक्शन, अब देखो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अलग से। तो ये फ्रिक्शन की इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला कि 2 है। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ आर, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे एफ आर इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एफ आर इज इक्वल टू 40 इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन 2 दैट इज 80 न्यूटन। ये हमारा कितना आ रहा है 80 न्यूटन। अब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, चाहे तो आप 40 केजी का जो ब्लॉक है उसके एफबीडी से निकाल सकते हैं या आप 10 केजी वाले ब्लॉक के एफबीडी से भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं यहां पे ये 10 केजी वाले से भी बता देता हूं। इधर देखिए, जो 10 केजी है बी ब्लॉक, ये ब्लॉक भी कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2 से जा रहा है। अब इस बी ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बी ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। व्हाट इज द मास ऑफ बी 10, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी 2, और एफ की वैल्यू कितनी है 100 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे ना तो आप लोग देख सकते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 80 न्यूटन ही आ रही है। तो आप किसी भी एक ब्लॉक से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो। बस यहां पे क्या होगा, मैंने इससे क्यों किया, क्योंकि इससे जल्दी आ जाता है। यहां पे क्या कि आपको ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, इसलिए मैं यहां पे 40 केजी वाले से कर रहा हूं। अब आ गया, अब फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम लोग यहां पे कंपेयर करेंगे फ्रिक्शन को किसके साथ में, लिमिटिंग के साथ में। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 80 है और लिमिटिंग की वैल्यू 60 न्यूटन है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो उनके बीच में लग रहा है वो लिमिटिंग से बड़ा है। और इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली एंड जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उनके बीच में वो कौन सा फ्रिक्शन करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब दोनों ब्लॉक अगर सेपरेटली चल रहे हैं, मतलब दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो उनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है और उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन अब यहां पे लिमिटिंग के इक्वल नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू N2। क्या होगी, म्यू के यूज करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर म्यू एस एंड म्यू के दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, म्यू के कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू 100 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ओके। एफ के इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये एफ के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
अब हम लोग दोनों ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और अब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो ये मैं यहाँ पे एक ए ब्लॉक ले लेता हूं और मैं यहाँ पे बी ब्लॉक ले लेता हूं। अब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा अलग अलग, सेम नहीं होगा अभी, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं ए बी और इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं कितना, ए, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड 40 है और ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ इस पे जो लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये काइनेटिक लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 40। सो ये 40 न्यूटन लग रहा है पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन बी 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द मास 10। So acceleration of B is equal to 60 by 10, that is 6 meter per second square, that is 6 meter per second square। and acceleration of A हम लोग लिख देंगे यहाँ पे acceleration of A that is 40 divided by 40 that is equal to 1 meter per second square। इस तरीके से हमने दोनों ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। तो देखो आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन जो मैंने यहां पे मेथड सिखाया है उसको आप अप्लाई करोगे तो आपका 100% आंसर आएगा, ठीक है। 2 3 5 बार अलग अलग क्वेश्चन पे जो आपको एग्जाम में पूछे गए या आपके मॉड्यूल में है या किसी दूसरी बुक में है, या आप ये सेम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो आपकी एक मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद में आपको कभी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग एग्जांपल 4 डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल 4 ये स्लाइटली डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये बोला गया कि हमें इस f की वैल्यू इस तरीके से बतानी है कि दोनों ब्लॉक साथ में चले, कि f की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है कि दोनों ब्लॉक साथ में चले। देखो ऊपर वाले ब्लॉक्स में आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि ये जो फोर्स लग रहा है यहां पे, ये जो फोर्स लग रहा है F, चाहे ये नीचे वाले ब्लॉक पे लगे चाहे ऊपर वाले ब्लॉक पे लगे, जैसे जैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है ये दोनों ब्लॉक सेपरेटली चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब F का मैग्नीट्यूड कम है, स्टार्टिंग में F की वैल्यू कम है, उस केस में दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग F बढ़ाते जाएंगे, एक F की वैल्यू ऐसी आएगी जिस तक केवल दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, उससे थोड़ा सा भी F हम लोग बढ़ा देंगे ना तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें F की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिस पे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। और अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम है तो उनके बीच में ये जो सरफेस है यहां पे कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है। टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, लेकिन एक्चुअल में रिलेटिव मोशन नहीं है। और अगर यहां पे सरफेस पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और हम लोग यहां पे मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं कि बताओ इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। इसका मतलब यहां पे इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि यहां पे इस F की वैल्यू बताओ जब इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग लग रहा है। ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुका है हमें कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे इसको सोल्व करते हैं। सो पहली स्टेप क्या करना है, यहां पे हमें नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। तो इस पे नॉर्मल N1 कितना हो जाएगा 70 न्यूटन, इस पे N2 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड हमारा N1 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, सॉरी N2 20 हो जाएगा, N1 हमारा कितना हो जाएगा 70 न्यूटन, सॉरी ये हो जाएगा 70 न्यूटन, ठीक है। सेकंड हम लोग लिमिटिंग निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे तो लिमिटिंग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ है, हम इन दोनों के बीच में लिमिटिंग निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में लिमिटिंग कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन टू। अब म्यू एस और म्यू के दोनों अलग अलग नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो हम लोग म्यू को ही म्यू एस मानेंगे, म्यू को ही म्यू के मानेंगे, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जब क्वेश्चन में केवल म्यू दिया हुआ है तो अगर जरूरत पड़ती है तो उसी को म्यू एस मानना है, अगर जरूरत पड़ती है तो उसी को म्यू के मानना है। तो हमारा कितना हो जाएगा 0.3 इंटू कितना, लिमिटिंग कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 20 दैट इज 6 न्यूटन, ये लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों ब्लॉक के बीच में यहाँ पे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं लेकिन हमें पता है कि उनके बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ applied force F, the limiting friction will act between the blocks। अब देखो जो मैंने बोला है ऊपर उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको, अगर आपने कुछ मिस किया तो आप वापस जाके उसको सुन सकते हैं अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो रहा है तो। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, हम लोग मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, और ये तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो हम लोग मान लो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तो ये ए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो इस वाले डायरेक्शन में एफ लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जब ऊपर वाले ब्लॉक पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और अब इस फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, हमने ये पता लगा लिया कि ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग है और इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, एफ लिमिटिंग, ठीक है। अब सिस्टम का अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे तो सिस्टम के लिए ये वाला लिमिटिंग इसको कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे क्या है अभी भी एफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाई 7, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ बाई 7। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग ये जो ए वाला ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे, इधर देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई हमारी, इस लिमिटिंग की वैल्यू आई, लिमिटिंग कितना है 6 न्यूटन, कितना है 6 न्यूटन। अब देखो ये ए वाला जो ब्लॉक है इस पे ए की फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, इस ब्लॉक का मास पता है, तो क्या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्या, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ए, तो ए कितना आएगा हमारा, ए इज इक्वल टू 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब ये 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और ये वाला एक्सेलरेशन क्या है, ये दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ बाई 7, इज इक्वल टू एफ बाई 7। तो अब यहां पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ए कितना आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जितना ए है उतना ही ये वाला ए है, तो कितना आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू एफ बाई 7। सो यहाँ पे एफ जो आ जाएगा, एफ जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, एफ मैक्स इज इक्वल टू 42/5 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 42/5 न्यूटन।